हेलो फ्रेंड्स। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सिलेबस क्या होंगे एससीटीओ और यूपीएमआरसी में जो हमारी वैकेंसी आई है उसकी सिलेबस क्या है, उसकी वीडियो बनाया था। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बताया था। इसमें हमारा लास्ट टॉपिक था यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसमें पहला है टॉपिक हमारा एल्यूमिनेशन। तो एल्यूमिनेशन के हमने खुद पढ़ा था, तो हमने नोट्स बना रखे थे जो हाईलाइटेड हैं। तो आपको इल्यूमिनेशन में सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्या क्या पूछेगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारा इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं, तो इंट्रोडक्शन में लाइट वगैरह ही क्या है ये सब नहीं पूछता है। आप ये थोड़ा ध्यान रखिए। स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज 3 × 10⁸ होता है। एंड इधर वेवलेंथ एंड नेचर ऑफ वेव्स होता है, तो आप इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद कर लीजिएगा। कॉस्मिक रेज, गामा, अल्ट्रा गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, ये जो है इंफ्रारेड तक है। तो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद कर लीजिएगा किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। जैसे ऊपर से नीचे तक आएंगे, कॉस्मिक से इंफ्रारेड तक आएंगे तो वेवलेंथ हमारा इंक्रीज होगा। वेवलेंथ इंक्रीजेज तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीजेज। तो ऐसे याद कर लीजिएगा ये एक बना के। और विजिबल रेंज में हमारे विबग्योर होते हैं, तो विबग्योर का भी आप याद कर लीजिएगा कि विबग्योर वॉयलेट जो है विजिबल की रेंज क्या होती है, किस वेवलेंथ से किस वेवलेंथ तक चलता है। तो विब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज। तो इसमें वॉयलेट 4100 एंगस्ट्रॉन्ग से शुरू होता है और 6100 एंगस्ट्रॉन्ग तक रेंज होती है हमारी विजिबल की। ये पूछ लेता है क्वेश्चन में। और इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे वेवलेंथ इंक्रीजेज तो वॉयलेट से ऑरेंज तक आएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने टिक किया है ये इसको 4 पॉइंट को याद करना होगा। द फॉलोइंग आर द एसेंशियल ऑफ एनी गुड, किसी भी गुड लाइटिंग सिस्टम के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो फर्स्ट इज द एडिक्यूट इल्यूमिनेशन ऑफ सुटेबल कलर ऑन द वर्किंग स्पेस। मतलब प्रॉपर इल्यूमिनेशन होना चाहिए वर्किंग स्पेस पे। गुड मेंटेनेंस होना चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ हार्ड शेडोज़ हार्ड शेडोज जो हो जाते हैं दिखे ही ना उसके नीचे, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ ग्लेयर यानी धुंधलापन, इसकी अवॉइडेंस होनी चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए धुंधलापन इससे। और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर ये सब चीज़ें अगर प्रॉपर हो, ये 4 चीज़ों को फॉलो किया जाए तो गुड इल्यूमिनेशन, तो ये प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है। किसी भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा, वर्कर की इफ़िशियंसी बढ़ा देगा और एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं होंगे। तो ये 3 पॉइंट्स आपको हाईलाइट किया गया है। और डेफिनेशन, और ये दो आगे के 2 टॉपिक हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल हमारा होता है किसी भी आर्क का जो होता है। अ प्लेन एंगल इज सबटेंडेड अ पॉइंट एंड इज इनक्लोज्ड बाय 2 स्ट्रेट लाइन lying in the same plane. Its magnitude is given by theta is equal to arc upon radius in radian. इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट पूछ लेती है। फॉर्मूला पूछ जाता है कि प्लेन एंगल का फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस होता है। यूनिट क्या होता है, रेडियन हो जाता है। टोटल एंगल सबटेंडेड कितना करेगा, एक सर्कल में कितने एंगल होते हैं, 2 पाई रेडियंस होते हैं। उसके बाद हमारा सॉलिड एंगल देख लेंगे। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया। सॉलिड एंगल क्या होता है, एक आर्क से एक एरिया जो कवर किया जाता है एक पॉइंट को फिक्स रख के, उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। जैसे डायग्राम में ये ऊपर जो डायग्राम दिखाया गया है वो थीटा प्लेन एंगल है, नीचे जो है ओमेगा सॉलिड एंगल है। तो इसमें जो एरिया कवर्ड है इसका फॉर्मूला होता है एरिया कवर्ड, जैसे यहाँ पे आर्क अपॉन रेडियस है, यहाँ पे एरिया कवर्ड अपॉन रेडियस का स्क्वायर हो जाता है। तो ये हमारा सॉलिड एंगल हो गया। और इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, इसकी यूनिट स्टेरेडियन हो जाता है, नीचे मेंशन होगा यहाँ पे 4 पाई स्टेरेडियन। तो इसकी, और ये कितना एरिया कवर करेगा, ये 4 पाई कवर करेगा। तो ये हो जाएगा स्टेरेडियन, इसकी यूनिट हो जाती है। तो यूनिट पूछता है, ये याद कर लीजिएगा आप। और एक और फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये जो नीचे हमने ओमेगा लिखा है, ये इज द रिलेशन बिटवीन द सॉलिड एंगल एंड द प्लेन एंगल। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस प्लेन एंगल बाई 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये आपका पूछ लेगा, ये फॉर्मूला पूछ लेगा। बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ बस आप उसको ध्यान दीजिए, आपका बिल्कुल क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे। लाइट क्या होता है, अब इसके बाद जो है 3-4 डेफिनेशन आएंगे सॉरी। तो डेफिनेशंस को
क्लियर, इनको तो याद होना चाहिए, कुल रटा होना चाहिए डेफिनेशंस। और इनके क्या है ल्यूमिनेशन में लाइट है। व्हाट इज लाइट? रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी विच प्रोड्यूसेस विजुअल सेंसेशन अपॉन द ह्यूमन आई इज कॉल्ड लाइट। तो ये लाइट हो गया। अगला है आपका ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है। 3-4 टर्म्स आएंगी, इनको आप रिलेट कर लीजिएगा। जैसे ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ लाइट एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ ल्यूमिनस बॉडी। किसी भी ल्यूमिनस बॉडी से पर सेकेंड में जितना लाइट इमिट हो रहा है, किसी भी ल्यूमिनस बॉडी से पर सेकेंड में जितना लाइट इमिट हो रहा है, उसको हम बोल देंगे ल्यूमिनस फ्लक्स कह देंगे। और ल्यूमिनस फ्लक्स का आप रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एफ, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट आपका यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ ल्यूमेंस हो गया, आपको बस इतना याद करना। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी अगला पॉइंट आ गया। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज अ गिवन इन अ गिवन डायरेक्शन इज द, किसी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये किसी डायरेक्शन में होती है, क्योंकि इंटेंसिटी मेजर करनी गिवन डायरेक्शन। ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड बाय द सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो जो पीछे वाला ल्यूमिनस फ्लक्स था वो ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड बाय द सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल हो गया। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की आपका डिनोशन हो जाएगा कैपिटल आई, यूनिट हो जाएगा कैंडेला, यूनिट कैंडेला। और उसको ल्यूमेंस पर स्टेरेडियन होता है। क्यों? क्योंकि जो ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट हमारा था ल्यूमेंस, और सॉलिड एंगल का एंगल हमारा यूनिट है स्टेरेडियन, तो ल्यूमेंस पर स्टेरेडियन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको डेफिनीशंस कह सकते हैं कि डेफिनीशंस नहीं है, ये एक्चुअली फॉर्मूले हैं। और इस पे एकदम डिक्टो क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, ये फॉर्मूले ही पूछ लेते हैं। जैसे आई इज टू एफ आई, रिलेशन पूछ लेगा ल्यूमिनस फ्लक्स, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ल्यूमिनस फ्लक्स एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो आपको याद रखने होंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया। ल्यूमेन की बात करें तो ये थोड़ा अलग हो जाता है। इट इज़ अ यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, जो ऊपर वाला था ल्यूमिनस, इट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स and is defined as the amount of luminous flux given out in a space represented by one unit solid angle by a source having an intensity of 1 candela power in all directions। इसे कहने का मतलब है कि व्हाट इज ल्यूमेन, ये तो यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स होता है। और डिफाइन इसने कैसे कर दिया है, जो ऊपर ये सर्कल में हमारा फॉर्मूला देखिए, स्टेरेडियन को हम यूनिट एंगल कर देंगे, यूनिट सॉलिड एंगल कर दिया, 1 यूनिट सॉलिड एंगल। और इंटेंसिटी कैंडेला, जो हमारा कैंडेला था, इंटेंसिटी का यूनिट क्या था कैंडेला, तो कैंडेला को भी इसने वन कैंडल कर दिया, तो हमारा ल्यूमेन आ गया। तो इस ये कुछ ज़्यादा नहीं है, ये जिस फॉर्मूले से डिराइव हुआ। अब आ जाइए आप ल्यूमेंस। तो ल्यूमेंस, आप ल्यूमेंस क्या है, आई इक्वल्स टू एफ बाई ओमेगा। तो एफ जो है उसका यूनिट जो है ल्यूमेंस है, तो वो एफ इक्वल्स टू हो जाता है कैंडल पावर इंटू सॉलिड एंगल। यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आपका सिंपल वहीं से आप डिराइव कर लेंगे और याद कर लेंगे। कैंडल पावर क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कैंडल पावर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ल्यूमेंस इमिटेड बाय द सोर्स। सिंपल था, ऊपर वाले फॉर्मूला का उसने वो कर दिया, जस्ट असेंबल कर दिया है। कैंडल पावर इज द ल्यूमेंस पर यूनिट सॉलिड एंगल। अब नेक्स्ट हमारा इल्यूमिनेशन आ जाएगा। यहाँ पे पूछता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ, वहाँ ल्यूमेंस, यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे आपका। पहला तो ल्यूमिनस फ्लक्स और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 2 इंपॉर्टेंट होंगे, ये तो यूनिट्स हैं, तो इनके यूनिट्स और इनके फॉर्मूले रिलेशन हो गए। तीसरा आ गया हमारा इल्यूमिनेशन क्या होता है। इल्यूमिनेशन इज द डिफरेंस थिंग, इट इज़ द ल्यूमिनस फ्लक्स, जो हमारा ल्यूमिनस फ्लक्स था, इट इज़ द ल्यूमिनस फ्लक्स रिसीव्ड बाय ए सरफेस पर यूनिट एरिया हो जाता है। वहाँ पे पर यूनिट सॉलिड एंगल था, यहाँ पर यूनिट एरिया हो जाएगा। इट इज़ डिफाइंड बाय सिंबल ई एंड इज मेजर्ड इन ल्यूमेंस पर स्क्वायर मीटर। एरिया का यूनिट स्क्वायर मीटर होता है। और लक्स, इसका इल्यूमिनेशन लक्स हो जाता है, आर मीटर कैंडल। लक्स आप ये याद कर ल्यूमेंस ल्यूमेंस पर स्क्वायर मीटर, तो आपका यूनिट से आ जाएगा ई। इसकी इल्यूमिनेशन का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल ई हो जाता है, इक्वल टू एफ बाई ए, ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन मीटर स्क्वायर एरिया हो जाता है। आगे का आपका पॉइंट है
दिस 10 इल्यूमिनेशन मैक्स, ये अंडरलाइन जो किया है ना हमने, इस देखा करिए 10, इसके पहले का पॉइंट 10 इल्यूमिनेशन मैक्स सरफेस मोर एज लेस और लेस ब्राइट विद अ सर्टेन कलर। इल्यूमिनेशन का मतलब क्या है, सरफेस को मोर और लेस जो है ब्राइट करता है। नीचे ब्राइटनेस पे आ जाइए, व्हाट इज ब्राइटनेस और ल्यूमिनियंस। ब्राइटनेस ऑफ अ सरफेस इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द सरफेस इन द गिवन डायरेक्शन। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ऊपर वाला इल्यूमिनेशन क्या होता है, रिलेट कर लीजिए, इल्यूमिनेशन होता है जो ऊपर उसके पहले था ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया हो जाता है, और ब्राइटनेस क्या होता है, जो इंटेंसिटी थी तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया हो जाता है ऑफ द सरफेस इन द गिवन डायरेक्शन। इट इज़ डिनोटेड बाय एल, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं ब्राइटनेस। अब एक हमारा ये डेफिनेशन हो गया, और ये पूछ लेता है हमारा कैंडल स्क्वायर मीटर की ब्राइटनेस एल ल्यूमिनियंस इक्वल्स टू इंटेंसिटी अपॉन ए कॉस थीटा। कॉस थीटा ले लेते हैं, डायरेक्शन वाइज होता है कि अगर किसी कोई टेढ़ा सरफेस है या 45 डिग्री किसी भी डिग्री पे एंगल है झुका हुआ है, तो उसके डायरेक्ट नहीं लेते हैं, वो हम जो परपेंडिकुलर एरिया में पड़ेगा वो चीज़ें ले लेंगे, यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द सर्फेस, जो प्रोजेक्टेड एरिया है उस पर ले लेंगे। तो आई अपॉन ए कॉस थीटा हमारा फॉर्मूला हो जाता है। ये 4 चीज़ें आपको मेनली यहाँ के याद कर लीजिएगा, उनके फॉर्मूले अच्छे से। अब आ जाइए, ये 4-5 पॉइंट और भी हैं। मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर MHCP। तो ये तो आपको ऊपर पढ़ लीजिए, जस्ट डेफिनेशन पढ़ लीजिए। मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर इज एट ऑल डायरेक्शन हॉरिजेंटल प्लेन कंटेनिंग द सोर्स ऑफ लाइट। मीन spherical candle power, it is defined as the mean of candle power in all direction and all planes from the source of light. मीन hemispherical candle power, रिडक्शन फैक्टर, आप सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखिए, रिडक्शन फैक्टर क्या होता है, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर अपॉन मीन स्फेरिकल हॉरिजॉन्टल, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर हो जाता है। तो MHCP अपॉन MHHP, ये आप ध्यान रखिएगा। और भी डेफिनेशंस है, इसमें से बता दो कौन सा इंपॉर्टेंट है इसकी बता। जैसे लैम्प इफिशियंसी हो गया, तो रेशियो ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स टू द पावर इनपुट, स्पेसिफिक कंजप्शन, स्पेस हाइट रेशियो, ये भी डेफिनेशन हो गया। यूटिलाइजेशन फैक्टर, इसमें 15 था, ये जो स्टार मार्क्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। स्पेस हाइट रेशियो, इट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट लैम्प एंड हाइट ऑफ देयर माउंटिंग, क्योंकि कोई भी हाइट कहाँ माउंट करते हैं, कितना स्पेस वो जो है लाइट अप करेगा। जैसे घरों में भी देखते हैं कि बल्ब जो है 2 फुट जो है छत से जो थोड़ा सा 2 फुट या 1 फुट नीचे जो है माउंट किया जाता है, वो वहाँ माउंट करने का उसका रीज़न है कि कितना इल्यूमिनेशन, वो कितने कैसा रूम है और कैसे उसको पूरा रूम कवर करना है लाइटिंग के लिए, तो उसके लिए स्पेस हाइट रेशियो का यूज करते हैं। यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, रेशियो मतलब टोटल ल्यूमेंस रीचिंग टू द वर्किंग प्लेन टू द टोटल ल्यूमेंस गिवन आउट बाय द लैम्प इज कॉल्ड यूटिलाइजेशन। मतलब यूटिलाइजेशन फैक्टर का मतलब है किसी भी बल्ब से अगर लाइट निकलती है, ल्यूमेंस निकलता है, ल्यूमिनस फ्लक्स निकलता है, तो सरफेस पे जो पहुंच रही है वो अपॉन डिवाइडेड बाय जो गिवन आउट, मतलब लैम्प से जितना ल्यूमेन निकल रहा है वो नीचे हो जाएगा, तो यूटिलाइजेशन फैक्टर हो जाता है। वही आउटपुट अपॉन इनपुट एफिशिएंसी की बात हो जाइए यहाँ पे, तो यूटिलाइजेशन फैक्टर हो जाएगा, और उसको कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन बोलते हैं। मेंटेनेंस फैक्टर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन टू द इल्यूमिनेशन व्हेन द थिंग्स आर परफेक्टली क्लीन। मेंटेनेंस फैक्टर का मतलब किसी भी नॉर्मल वर्किंग चल रहा है तो उसमें कितना इल्यूमिनेशन हो रहा है, रेशियो जो है वो रेशियो ले लेंगे दोनों का, कितना इल्यूमिनेशन हो रहा है वो इल्यूमिनेशन, और परफेक्टली क्लीन है अगर उस समय क्या इल्यूमिनेशन है उसका रेशियो। तो विदाउट क्लीनिंग रेशियो इल्यूमिनेशन अपॉन क्लीनिंग रेशियो, तो इसको मेंटेनेंस फैक्टर बोलते हैं। डेप्रिसिएशन फैक्टर क्या होता है, अब डेप्रिसिएशन फैक्टर का मेन पॉइंट ये सर्कल वाला देखिएगा, वैल्यू इज मोर देन यूनिटी, इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा यूनिटी से ज़्यादा होती है। तो इट इज़ द डेफिनेशन देख लीजिए, दिस इज मेयरली द रिवर्स ऑफ द मेंटेनेंस फैक्टर। सिंपल सा है, रिवर्स ऑफ द मेंटेनेंस फैक्टर करिए और
इसका वैल्यू लेकिन हमेशा यूनिटी से ज़्यादा होगी, तो मेंटेनेंस फैक्टर की क्या होगी, यूनिटी से कम होगी। ये वॉश लाइट फैक्टर, एब्जॉर्प्शन फैक्टर देख लीजिए, इट्स वैल्यू इज फ्रॉम यूनिटी फॉर क्लीन 0.5 फॉर फाउंड्रीज। एब्जॉर्प्शन फैक्टर देख लीजिए, जो कितना लाइट एब्जॉर्ब हो जा रहा है। यहाँ पे बीच में डिवीजन है, द रेशियो ऑफ टोटल ल्यूमिनेंस अवेलेबल आफ्टर एब्जॉर्प्शन टू द टोटल ल्यूमिनेंस इमिटेड बाय द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन फैक्टर। बीम फैक्टर, रिफ्लेक्शन, एक बार नज़र डाल लीजिए, ये आई थिंक ये उतना नहीं बुझना है, ये याद करें। रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है, इट्स ऑलवेज लेस देन यूनिटी। मेंटेनेंस फैक्टर लेस देन यूनिटी होता है। आपका डिप्रेसिएशन फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है। ग्लेयर क्या होता है, अब उसके बारे में बताया था मैंने कि आगे पढ़ेंगे। ग्लेयर क्या होता है, द ओपनिंग ऑफ द पपिल इन द ह्यूमन आई इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। इफ अ ब्राइट ऑब्जेक्ट कम्स इनटू द व्यू ऑफ द आई, large amount of light produces an intense image on the retina and iris automatically protect the eye by contracting the pupil, thus reducing the intensity of image when the eye is towards another। आप यहाँ देखें नीचे, the iris will contract, reducing the amount of light reduced by the retina from every object of field eye and making it different to so that see the object desired। At the same time, the portion of the retina which receives the image of the bright objects remains fatigued। आपको पहले बताया था ग्लेयर मतलब धुंधलापन, धुंधलापन जो हो जाता है उसको, उसी को हम ग्लेयर बोलते हैं। डिफाइन ब्राइटनेस, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन है, विजन ऑफ सच अ कैरेक्टर इज टू कॉज एनोयंस, डिस्कम्फर्ट होता है, हमें धुंधलापन देता है, इंटरफेरेंस विद विजन और आई फैटिग। ग्लेयर का बस ये डेफिनेशन का ये मतलब है, ग्लेयर वैसे पूछता नहीं है। लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन, दो लॉज हैं इल्यूमिनेशन के, दो लॉज हैं और उसकी इल्यूमिनेंस बोलते हैं, उसको पक्का ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये जो है पूछ लेता है। और लॉज पूरी जस्ट फॉर्मूले में याद कर लीजिए ज़्यादा। तो पहला था इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ, दो ही होते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ और लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। उसमें कोई वो नहीं आता, न्यूमेरिकल नहीं आता, बस फॉर्मूला भूल जाता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इससे आपको पता चल जाता है। द इल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सरफेस फ्रॉम द सरफेस। ई इल्यूमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द सरफेस होता है। सरफेस से जो डिस्टेंस है इल्यूमिनेशन का, जहाँ बल्ब से दीवार के डिस्टेंस सामने की कोई किसी भी सरफेस पे पड़ेगी उसके डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो ई डायरेक्टली 1/r स्क्वायर हो जाता है। ऊपर क्या है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स। ई इज इल्यूमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई होता है। ये दो रेडो फॉर्मूला है, ये याद कर लीजिएगा। और इनको जब कंबाइन करते हैं, जब लैम्बर्ट साहब आते हैं, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ अपना देते हैं, तो वो एक्चुअली कहते हैं कि अगर किसी डिग्री पे झुका हुआ सरफेस हो तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसमें वही परपेंडिकुलर ले लेते हैं, एरिया लेते हैं, तो कॉस थीटा आ जाता है। जो थीटा जिस एंगल पर जुड़ेगा है उसको कॉस थीटा इंक्लूड कर देते हैं। तो टोटल फार्मूला हमारा बन जाता है, इल्यूमिनेशन का फार्मूला हो जाता है ई इक्वल्स टू आई कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर। आई इज द इंटेंसिटी, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, कॉस थीटा इज द एंगल और आर इज द डिस्टेंस ऑफ द सरफेस। ये आप याद कर लीजिएगा। और यहाँ से हाँ, और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये वाला फॉर्मूला आप याद करके रखिए। MSCP मीन स्फेरिकल कैंडल पावर कितना होता है सॉरी, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर आपका F/4π। ये क्वेश्चन यहाँ से पक्का आ जाता है, एक बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है, मैंने देखा है। F/4π ये याद कर लीजिए। मीन स्फेरिकल, जो स्फेरिकल कैंडल पावर है उसका फॉर्मूला होता है F ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन 4π। ये लगाएंगे तुरंत एक बार में आंसर आएगा, आपका 1 नंबर बन जाएगा। मेजरमेंट ऑफ इल्यूमिनेशन। अब इल्यूमिनेशन का मेजरमेंट किससे कर सकते हैं, इल्यूमिनेशन आ तो रहा है, पता कैसे चलेगा कि ये इल्यूमिनेशन मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो उसके ये 3 हैं, ये याद कर लीजिए। ट्रॉटर इल्यूमिनेशन फोटोमीटर हो गया, मैकबेथ इल्यूमिनोमीटर एंड होलोफेन इल्यूमिनेटर। तो ये तो याद करना पड़ेगा, तो पूछते ही।
अब अगला पॉइंट, आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है। आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट हो जाता है कैसे कैसे लाइट जनरेट पैदा हो सकती है। पहला है बाई टेम्परेचर इनकैंडेसेंस, जैसे पहले होता था आग जला दिए, चाहे अभी भी आग जला दिए तो उससे लाइट, तो बाई टेम्परेचर इनकैंडेसेंस। बाई इस्टेब्लिशिंग आर्क, वेल्डिंग करते हैं उससे आर्क होता है, उससे लाइट हमारा जनरेट होता है। एंड थर्ड इज डिस्चार्ज लैम्प, डिस्चार्ज करके किसी भी गैस को डिस्चार्ज करके जो फ्लोरेसेंट ट्यूब में होता है। तो ये 3 मेथड्स हैं। बाई एस्टेब्लिशिंग आर्क, तो ये बाई एस्टेब्लिशिंग एन आर्क बिटवीन 2 कार्बन बाई टेम्परेचर। पहला देख लेते हैं, बाई टेम्परेचर इनकैंडेंस, लाइनिंग मतलब पढ़ लीजिए आप। एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ फिलामेंट ऑफ थिन वायर प्लेस्ड इन वैक्यूम और इनर्ट गैस। द करंट जनरेट थ्रू हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट टू ल्यूमिनोसिटी। इसमें आ जाता है जो लाल बल्ब होता है हमारा, इनकैंडेसेंट टंगस्टन फिलामेंट, जिसको हम नाम देते हैं इनकैंडेसेंट टंगस्टन फिलामेंट लैम्प, वही लाल वाला बल्ब जिसमें फिलामेंट होता है। उसमें पहले करंट जाता है, हीट होता है, टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर रेडिएट करता है तो लाइट पैदा होती है। दूसरा हो गया बाई एस्टेब्लिशिंग आर्क, उसके लिए उसमें ये 3 है। अब ये भी याद कर लीजिएगा, टेम्परेचर इनकैंडेसेंट कौन सा होगा, इनकैंडेसेंट टंगस्टन फिलामेंट लैम्प। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्क बिटवीन 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स, तो इसमें 3 आ गए, कार्बन आर्क लैम्प, फ्लेम आर्क लैम्प, मैग्नेटिक आर्क लैम्प। आगे डिटेल में बता देंगे कहाँ से क्वेश्चन कौन से आते हैं। डिस्चार्ज लैम्प में आगे, द गैस और वेपर इज मेड ल्यूमिनस बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू देम, द कलर एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कैंडल पावर एमिटर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस और वेपर ओनली। इसमें एग्जांपल्स आप याद कर लीजिए, मर्करी वेपर लैंप हो गया, सोडियम वेपर लैंप हो, डिस्चार्ज लैंप में ये मर्करी वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, नियॉन गैस लैंप एंड फ्लोरोसेंट लैंप भी डिस्चार्ज लैंप में हमारा आता है। अब इनकैंडेसेंट लैंप के बारे में पढ़ लेते हैं, इनके बारे में क्या क्या याद रखना है वो बता देता हूँ। इनकैंडेसेंट लैंप में पहली बात तो ग्लास ग्लोब इज इवैक्यूएटेड, अंदर कोई एयर नहीं होता, तो प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन एंड कन्वेंशन करंट ऑफ द फिलामेंट एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट द टेम्परेचर बीइंग लोवर्ड बाय रेडिएशन। मटेरियल्स कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, तो आप लाइनिंग में देख सकते हैं, कार्बन, टेंटलम एंड टंगस्टन। अभी कौन सा यूज करते हैं, टंगस्टन। तो ये पूछ लेता है मटेरियल वाइज पूछ लेता है, जैसे कार्बन अगर यूज करते हैं, कार्बन की रेजिस्टिविटी 1000 से 7000 माइक्रो ओम से। वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, बाद में कंपेयर कर लीजिएगा कौन से, बस ये याद कर लीजिए कार्बन। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट याद कर लीजिए, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कम होता है ये याद कर लीजिए। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कॉमर्शियल इफिशियंसी ऑफ फिलामेंट लैम्प इज अबाउट, फिलामेंट लैम्प जो होता है हीट इनकैंडेसेंट, इसका इफिशियंसी क्या होती है 4.5 लूमेंस पर वॉट है। आगे चल के मैं एक कंपैरिजन बता दूंगा, वो याद रखिएगा, ये बस देख लीजिए। टेंटलम, टेंटलम का रेजिस्टिविटी और हमारे कम हो गई। मेल्टिंग पॉइंट इसका 2996, 2996 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी इफिशियंसी और कम हो गई, 2 लूमेंस पर वॉट हो गई। टंगस्टन रेजिस्टिविटी कम हो गई। मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, द एफिशिएंसी विच वॉज 2000 डिग्री सेंटीग्रेड 1800, तो हमारा आप देख रहे हैं एफिशिएंसी जो होते हैं 18 लूमेंस पर वॉट हो गया। टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी द बल्ब इज फिल्ड विद इनर्ट गैस, क्यों भरते हैं एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए, विद अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन भी होता है। तो क्या होता है, आर्गन और गैस, आर्गन कौन सा होता है, आर्गन और नाइट्रोजन होता है, ये याद कर लीजिएगा। अब इसमें देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी है, तो टंगस्टन की है, 18 ल्यूमेंस पर वॉट हो जाएगा। उससे कम टेंटलम, नहीं उससे कम हमारा कार्बन है। तो हम कैसे रख लेंगे, टंगस्टन की एफिशिएंसी ज़्यादा है, फिर कार्बन, फिर टेंटलम। तो ये बस याद रख लीजिए, और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का याद कर लीजिए 34 डिग्री सेंटीग्रेड।
द एफिशिएंसी ऑफ गैस फिल्ड कॉइल टंगस्टन फिलामेंट इज अबाउट 30 ल्यूमेंस पर वॉट होता है। ये हाई वर्किंग टेम्परेचर के हिसाब से होता है। ये बल्ब वगैरह कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये याद कर लीजिए कि बल्ब में क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट का मटेरियल होना चाहिए, लो वेपर प्रेशर होना चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, डक्टिलिटी एंड सफिशिएंट मटेरियल स्ट्रेंथ टू रेजिस्टेंट वाइब्रेशन ड्यूरिंग यूज। अब एजिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, एजिंग इफेक्ट समय के साथ कितना उसमें परिवर्तन है, वही एजिंग इफेक्ट हो जाएगा। With the passage of time, the light output of incandescent lamp decreases due to the following two reasons. Evaporation of filament tends to cause the bulb to blacken. Evaporation होगा तो बल्ब देखे होंगे लाल बल्ब थोड़ा थोड़ा काला होने लगता है, इसकी एजिंग तो लाइटिंग कम हो जाएगी। Evaporation makes the filament slowly decrease in diameter, which means that the resistance of the filament increases. Area decreases, rho L by A, तो resistance increases। तो इवेपोरेशन होने की वजह से एजिंग इफेक्ट, ये दो एजिंग इफेक्ट हैं इनकैंडेसेंट लैम्प में। अगला जो टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द लाइट आउटपुट इज रफली 15% ओवर द यूजुअल लाइफ रेंज। ये भी याद करने की जरूरत नहीं। द एफिशिएंसी ऑफ लैम्प ल्यूमेंस पर वॉट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। ये याद कर लीजिए, ल्यूमिनस एफिशिएंसी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। आगे ये ग्राफ वगैरह कोई मतलब नहीं। एडवांटेज क्या होते हैं इसके, डायरेक्ट ऑपरेशन हो जाता है, इसमें कोई सर्किट की ज़रूरत नहीं होती है। ऑपरेटिंग पावर फैक्टर यूनिट जो होती है रेजिस्टेंस है। गुड रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द ल्यूमिनस रेंज, नो इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग एयर टेम्परेचर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अवेलेबिलिटी इन वेरियस शेप्स एंड साइज, अलग शेप एंड साइज में ये आ जाते हैं, बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे अमेरिकन, ये सब कोई मतलब नहीं है। आप नीचे देखिए, क्लियर एंड इनसाइड फ्रोस्टेड गैस फिल्ड लैम्प, क्लियर गैस ग्लास फिल्ड लैम्प्स, फ्लड लाइट्स फॉर बिल्डिंग्स। तो ये दो चीज़ें याद कर लीजिए किसके लिए यूज होते हैं, जैसे क्लियर ग्लास फिल्ड लैम्प्स एंड इनसाइड फ्रोस्टेड गैस लैम्प्स। क्लियर वाले यूज होते हैं हमारे फ्लड लाइट्स फॉर बिल्डिंग्स, प्रोजेक्टर्स, मोटर कार हेडलाइट्स। इल्यूमिनेशन चैप्टर से अगर पूछता है तो यूजेज ज़्यादा पूछता है, इस चीज़ का यूज़ या इसमें कौन सी लाइट का यूज होता है ये पूछ लेता है। तो आपका फ्लड लाइट फॉर बिल्डिंग, क्लियर ग्लास फील्ड लैम्प किसके लिए यूज होता है, फ्लड लाइट के लिए, प्रोजेक्टर्स के लिए, मोटर कार हेडलाइट्स के लिए। और इसके डिसएडवांटेज क्या है, प्रोड्यूस हार्ड शैडोज एंड ग्लेयर फ्रॉम फिलामेंट्स। इनसाइड फ्रॉस्टेड गैस लैम्प क्या हो जाए, इसकी एफिशिएंसी 2% ही कम होती है ल्यूमिनस आउटपुट। इसके शैडोज सॉफ्ट होते हैं, प्रैक्टिकली इल्यूमिनेट ग्लेयर को ख़त्म ही कर देता है। लैम्प्स आर आइडियल फॉर यूज इन इंडस्ट्रियल ओपन फिटिंग, अगर इंडस्ट्रियल ओपन फिटिंग है तो यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं। इनसाइड सिलिका कोटेड लैम्प हो गया, इसका यूज करते हैं। लैम्प्स आर लेस ग्लेयरिंग, सॉफ्टेंड शैडोज, मिनिमाइज द ब्राइटनेस ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम शाइनी सरफेस। हेलोजन लैम्प्स आपने देखा होगा, हीटिंग के लिए यूज होता है हेलोजन लैम्प। As the life and efficiency of incandescent lamp falls off with huge partly due to the slow evaporation of the filament and partly due to the black deposit from head of the bulb, the addition of small amount of halogen vapor in the filling gas, जो हम आर्गन और नाइट्रोजन उसमें अगर हेलोजन डाल दें, restore the part of evaporation related combustion vapor back to the filament। तो ये जो evaporation होगा उसको फिलामेंट पर रिस्टोर कर देता है केमिकल रिएक्शन, बाय केमिकल रिएक्शन, कुछ रीजनरेटिव सॉर्ट ऑफ रीजनरेटिव साइकिल होती है। तो हेलोजन लैम्प कुछ नहीं होता है, हेलोजन उसी में ऐड कर देते हैं जो रिएक्शन को स्लो कर देता है और रिसाइकिल कर देता है, लॉन्ग लाइफ होती है। अब यहाँ पे लैम्प के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनकी लाइफ के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्यों लाइफ पूछ लेता है कितना लाइफ, जैसे 2000 लाइफ एग्जैक्ट नहीं पूछेगा, किसकी भी ये पूछ कंपेरिजन कि किसकी लाइफ ज़्यादा होती है किसकी लाइफ कम होती है। जैसे लॉन्ग लाइफ 2000 आवर्स घंटे होंगे, तो ये इनकैंडेंट से हेलोजन लैम्प की लाइफ ज़्यादा होगी।
हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई होता है। एफिशिएंसी 22 से 33 लुमेंस पर वॉट, एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है इसकी। नो ब्लैकनिंग ऑफ लैम्प, हैंस नो डेप्रिसिएशन ऑफ ल्यूमेंस आउटपुट। दिस लैम्प बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन साइज ऑफ, ये साइज जो है 5 किलोवाट से अप टू साइजेज अप टू 5 किलोवाट आर सुटेबल फॉर आउटडोर इल्यूमिनेशन ऑफ बिल्डिंग। इसका यूज कहाँ करते हैं? आउटडोर इल्यूमिनेशन ऑफ बिल्डिंग, प्लेइंग फील्ड्स, प्लेइंग फील्ड्स जो होता है ग्राउंड, प्लेइंग ग्राउंड में होता है, लार्ज गार्डन्स, फाउंटेन्स, कार पार्क, यहाँ पे यूज होते हैं। तो यूजेस ध्यान रख लीजिए, उसके यूजेस कहाँ पे हैं? इनकैंडेसेंट के और हेलोजन के, उसको याद कर लीजिएगा। अब आर्क लैम्प, वीडियो लंबा हो रहा है तो आर्क लैम्प के बारे में और उसके आगे का बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलिए, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें देखिएगा।